हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते समय हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया को कवर किया था, ठीक है, यानी ह्यूमन आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स को कवर किया था। अब उसके आगे हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं और उनको यूज करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ताकि हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को अपने डेली पर्पस के लिए, अपने किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसे कहते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल हिंदी में इसे कहते हैं दर्शन या दृश्य कोण, दर्शन कोण, ठीक है। जैसे मान लिया आप किसी पहाड़ को देखते हैं तो जब पहाड़ को दूर से देखते हैं तो कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। और जैसे जैसे उसके नजदीक जाते हैं वैसे वैसे वो कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। तो पहाड़ तो वही है, तो वो कभी छोटा कभी बड़ा कैसे दिख रहा है? या कोई बिल्डिंग है, जब हम उससे दूर रहते हैं तो वो छोटा दिखता है, जब उसके नजदीक जाते हैं तो बड़ा दिखता है। गाड़ियों में देखिए छोटे रहते हैं, जब दूर रहती हैं तो छोटी दिखती हैं, जब थोड़ा नजदीक जाते हैं तो बड़ी दिखती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वस्तु छोटी है या बड़ी है, इससे आंख को फर्क नहीं पड़ता। वस्तु का एंगल ऑफ विजन यानी विजुअल एंगल हमारे ऊपर कैसा बन रहा है, हमारी आंखों पर कैसा बन रहा है, इस बात का फर्क पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है हमारी आंख पर, उससे फर्क पड़ता है कि वस्तु बड़ी दिखेगी कि छोटी दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका हाइट है h। अब आप इससे कुछ दूरी पे खड़े हैं, कहीं भी हैं, यहां आपकी आंख है, तो आपकी आंख पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहते हैं विजुअल एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। ये है h और ये है आपका डिस्टेंस d। तो अगर ये डिस्टेंस d है तो ये एंगल ऑफ विजुअल एंगल को हम अल्फा, बीटा, थीटा कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा मान लिया, ठीक है। तो आंख पर किसी ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल बन रहा है, वो विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का इमेज हमारी आंखों के लिए उतना ही ज्यादा होगा और हमें वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। क्लियर है? अब विजुअल एंगल कैसे बढ़ा सकते हैं? तो विजुअल एंगल का फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से। तो यहाँ अगर ये अल्फा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा हो गया h बाई डी। अल्फा जितना ज्यादा होगा विजुअल एंगल उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि विजुअल एंगल ज्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारी आंख पे बनेगा वो उतना ज्यादा ही बड़ा होगा। अब अगर वस्तु का इमेज हमारी आंख पर बड़ा बनाना है तो या तो h ज्यादा हो या तो d कम हो। h को आप बढ़ा कैसे सकते हैं? एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो चेंज होगी नहीं। तो दूसरा तरीका है कि हम d स्मॉल डिस्टेंस d को क्या करें, स्मॉल d को क्या करें, कम से कम करें। स्मॉल d जितना कम से कम होगा ऑब्जेक्ट उतना ही क्लियर हमको दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये है विजुअल एंगल। अब जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? इसी विजुअल एंगल की वैल्यू को हमारी आंखों पर बढ़ा देता है। क्लियर है? यानी जो विजुअल एंगल हम लोग के आंख पर नॉर्मली बनता है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, और इसीलिए हमको वो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज भी कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। क्लियर है? तो अब जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास क्या चीज मेन होगी? तो उसके पास होगी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या मान के चलिए दूर आप हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं या कैमरा ही यूज करते हैं, तो कैमरा जूम करता है, बड़ा करता है कई गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कहता ना 1x, 2x, 3x, वही सेम चीज है मैग्नीफाइंग पावर।
तो मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली है क्या? जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो अगर हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखते हैं, तो मान लीजिए हमारा एंगल ऑफ विजन कितना बना? अल्फा। अब अगर हम किसी चीज को विद द इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, तो मान लीजिए हमारा एंगल ऑफ विजन कितना बना? बीटा। तो बीटा और अल्फा के रेशियो को कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर को जनरली डिफाइन करते हैं m से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल formed by final image of the object by instrument and to the ratio है ना, तो to the visual angle formed by the object on naked eye। क्लियर है? यानी कि विजुअल एंगल formed by final image of the object formed by instrument। यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? क्लियर? डिवाइडेड बाई विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई the object at naked eye, object at our naked eye without instrument। ठीक है? M। जैसे मान लिए कि हम एक चींटी को देख रहे हैं, चींटी हमारी आंख पर कुछ विजुअल एंगल बनाएगी नॉर्मल। अब हम उसी चींटी को माइक्रोस्कोप से देखना है, तो माइक्रोस्कोप से देखने पे क्या होगा? हो सकता है उसका विजुअल एंगल बढ़ जाए, ऑब्वियसली कई गुना हो जाता है। तो विजुअल एंगल जो चींटी का विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप बनेगा, वो ऊपर रहेगा। विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज। फाइनल क्यों? हो सकता है 2, 3, 4 इमेज भी बनता है उसके अंदर, तो फाइनल इमेज लेना। फॉर्म बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो विजुअल एंगल बना, उसका रेशियो किसके साथ? विद द विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? बिना इंस्ट्रूमेंट के, यानी बिना प्रकाशिक यंत्र के जो आंख पर प्रतिबिंब बन रहा है, उसका अनुपात है, उसके लिए अनुपात है। तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए हिंदी में ही करना हो तो प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु के बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नंगी आंखों पर बनाए गए या नंगे नेत्र पर बनाए गए विजुअल एंगल को, यानी दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता देखिए सेम चीज का रेशियो है, तो इसका एसआई यूनिट नहीं होता। एसआई यूनिट क्या होता है? नहीं होता। जब एसआई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। पर हम लोग इसका एक यूनिट लेके चलते हैं एक्स। हम लोग इसका एक यूनिट लेके चलेंगे x, जैसे 2x, 3x, 4x। ये x एक्चुअली हमको क्या बताता है कि उतना टाइम्स हो गया। क्या बताएगा? टाइम्स। अब अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में फाइनल इमेज उल्टा है, यानी इन्वर्टेड है, तो ये माइनस में आएगा, -3x, -2x, -1.5x। और अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में फाइनल इमेज सीधा है, तो वो +x में जाएगा, +1, +2, +3, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर। इसकी डेफिनेशन आप यहीं से नोट कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे। तो कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास? ठीक है? आपके सिलेबस में 2 तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहला है माइक्रोस्कोप और दूसरा है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और दूसरा है टेलीस्कोप। ठीक है? माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। बहुत छोटे मतलब माइक्रो साइज के, 10⁻⁶ साइज के, मीटर के साइज के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं,
जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होंगे आपके सिलेबस में, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर हो गया? फिर टेलीस्कोप भी दो तरीके के हैं, एक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसको हिंदी में कहते हैं पार्थिव, पार्थिव दूरदर्शी, और इसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है? इसे कहेंगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी और इसे कहेंगे सामान्य या साधारण सूक्ष्मदर्शी, या सिर्फ क्या कहते हैं? आवर्धक, मैग्नीफाइंग पावर ग्लास। ठीक है? अब इतना क्लियर है? इसका क्या मतलब है इन सभी चीजों का? तो देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही सिंगल क्या यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस यूज होता है। एक सिंगल उत्तल लेंस यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस यूज होते हैं। क्लियर है? कंपाउंडेड में दो माइक्रोस्कोप यूज होते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है? ऐसा टेलीस्कोप जिसकी सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जैसे मान लीजिए कि आप जंगल गए हैं और आपको शेर देखना है और शेर क्लियर देखना है, तो शेर क्लियर देखने के लिए आपको उसका विजुअल एंगल बढ़ाना पड़ेगा। विजुअल एंगल बढ़ाने का दो ही रास्ता है, या तो उसके और आपके बीच की दूरी कम हो, या फिर आप कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करिए। अब अगर आपके और उसके बीच की दूरी कम हुई तो ठीक है, दिख तो जाएगा, पर उसके बाद हो सकता है आप कुछ ना देख पाए, है ना? तो उस केस में दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या यूज करेंगे? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। अब कहेंगे सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्यों नहीं यूज कर सकते? तो वो ऐसा इसलिए है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चीजों का इमेज उल्टा बनाता है। तो अगर मान लीजिए शेर आप देखे ही रहे हैं और शेर उल्टा यानी इन्वर्टेड बना हुआ है, तो आप उसको क्या ही देख पाएंगे, क्या फील ले पाएंगे कि ये शेर है, कैसा है? ठीक है ना? तो टेरेस्ट्रियल, आपके सिलेबस में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं है। ठीक है? तो आपको शेर कैसे दिखाई देता है ये आपको इस साल पता नहीं चलेगा। मतलब शेर देख सकते हैं पर कैसे दिखेगा ये नहीं पता चलेगा। एस्ट्रोनॉमिकल दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा? एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, यानी अपवर्तित दूरदर्शी, और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसे कहते हैं परावर्ती दूरदर्शी। क्लियर है? अब हम लोग वन बाय वन एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, एकदम बेसिक से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? कुछ नहीं है, सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और इसका फोकल लेंथ छोटा होता है कि बड़ा, तो ये अभी इसके वर्किंग प्रिंसिपल से हम आपको समझा दे रहे हैं, याद हो जाएगा। देखिए मान लीजिए एक लेंस है, कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां और कैसा बनता है? ठीक है? क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है माइक्रोस्कोप की? तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व और वॉच और सी any object which cannot be easily seen by our naked eye. It is an optical instrument which is used for observing any very small size particle, any small size object which we cannot see by our naked
आई। क्लियर है? किसी अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशी यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होगा वो एक उत्तल लेंस होगा। सिंपली क्या होगा? एक उत्तल लेंस होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए छोटा वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपको देखना है चींटी की आंख, तो क्लियरली तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो छोटा होता है। या मान लीजिए कि आपको देखना है सेल, कोशिका, या कोई बहुत स्मॉल साइज का लेटर है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मली, तो आप उसका यूज करके क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप का देख सकते हैं। आप पिक्चर वगैरह में अक्सर देखे होंगे, ऐसे करके देखते हुए, लेंस लेके ऐसे देखते हैं लगा के आंख, है ना? तो वही है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस होता है। अब देखिए, अगर ये वस्तु है, ठीक, क्योंकि अति सूक्ष्म है तो उसका हाइट तो पता नहीं है, और ये हमारा मिनिमम क्या है? डिस्टेंस है। भाई अगर एंगल बढ़ाना है, आई का विजुअल एंगल क्या करना है? बढ़ाना है, तो दो ही तरीका है, या तो साइज बड़ा कर दो वस्तु का, या तो आपका डिस्टेंस उससे मिनिमम कर दो। वस्तु का साइज लगभग पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं h, और ये डिस्टेंस हम अगर मिनिमाइज करना चाहें तो मिनिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम कितना कर सकते हैं? लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको नियर पॉइंट पिछले क्लास में, आई वाले क्लास में बताए थे। तो हम मिनिमम कितना रख सकते हैं? स्मॉल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कैपिटल डी, जो लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट हमारी आंखों का कितना है? 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो अगर tan अल्फा निकालें तो हो जाएगा h/d, यानी विदाउट इंस्ट्रूमेंट अगर हम tan अल्फा निकालना है तो हमारा tan अल्फा कितना हो गया? h/d। और हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एंगल्स के लिए tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है, तो हम ये लगभग बराबर हो गया किसके? अल्फा के। क्लियर है? ऐसा इसलिए स्मॉल क्यों होगा? क्योंकि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत ही छोटा है। जैसे चींटी है, चींटी की आंख है, वो कितना एंगल बनाएगी? 1 डिग्री से भी कम बनाएगी, है ना? उस केस में तो अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट कहीं है, हम लेंस ले जाके वहीं सेट करेंगे। लेंस मान लिए ऑब्जेक्ट है, ऐसे देखना है तो ऐसे ले जाके ऐसे देखेंगे। क्लियर है? तो उस ऑब्जेक्ट को, बात समझ में आ रही है? उस ऑब्जेक्ट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? देखिए, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इसके फोकस से होते हुए, सेकेंड फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आई? और जो लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इसको थोड़ा और नजदीक बनाना पड़ेगा, जो लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, ठीक है, वो कैसे आएगी? बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अब देखिए, ये लाइट यहां जा रही है और ये लाइट यहां जा रही है। इन लाइट के दोनों के बीच में यहाँ दूरी कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा और ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों लाइट रेज डिफ्रैक्शन के बाद कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग फर्दर फ्रॉम ईच अदर। सो ये मिलेंगी पीछे, इमेजिनरी तरीके से, यानी वर्चुअली ये आपस में कहा मिलेंगी? पीछे। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहीं इस तरीके से पीछे की तरफ बनेगा। फाइनल इमेज हमारा कहाँ बना? पीछे की तरफ। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है? तो when an object is placed in between optical center and focal length of focus of a convex lens, its image is formed on the same side, and this image is real. This image is erected and virtual. इमेज कैसा बना? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा लेंस यूज करना है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। कौन सा लेंस यूज करना है?
कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन एफ एंड ओ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखे? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बना? तो इमेज बना सेम साइड पे। इमेज बना सेम साइड पे। कैसा बना? इरेक्ट बना। और कैसा बना? वर्चुअल। तो इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल होगी। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये इमेज बड़ा है कि छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है। अब देखिए, हमको जो ऑब्जेक्ट को देखना होगा, मतलब चीज को देखना होगा लेंस की सहायता से, तो हम अपनी आंख को कहाँ सेट करेंगे? हम अपनी आंख को जस्ट लेंस के पीछे सेट करेंगे। जस्ट लेंस के एकदम सटा करके लेंस के क्या सेट करेंगे? पीछे सेट करेंगे आंख। आई कहाँ सेट करेंगे? जस्ट लेंस के पीछे, एकदम लेंस के पीछे। इससे क्या होगा? लेंस और आई का डिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा, और ऑप्टिकल सेंटर और आई का डिस्टेंस भी क्या होगा? नेग्लेजिबल होगा। तो देखिए ध्यान से, जो एंगल इस ऑब्जेक्ट पे बन रहा था, वो एंगल अब बनने लगा कितना? अल्फा। वो एंगल क्या हो गया? अब विद द इंस्ट्रूमेंट बन रहा ना, तो उसे अब क्या लिखेंगे? बीटा। विद द इंस्ट्रूमेंट को क्या लिखेंगे? बीटा। विदाउट इंस्ट्रूमेंट को क्या लिखेंगे? अल्फा। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर हम tan बीटा निकालें तो कैसे निकालेंगे? tan बीटा निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ए बी, और इमेज का नाम हो गया ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश। ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ए बी और इमेज का नाम हो गया ए डैश बी डैश। अब देखिए, अगर हमको बीटा निकालना है तो tan बीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, है ना? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? u। तो ए बी बाई यू। ठीक है, और ए बी यही तो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितना लिए थे? h लिए थे, तो h बाई यू। हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? h बाई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? h, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया u, तो tan बीटा हो गया h बाई यू। This tan beta can also be written as height of image, say h dash, तो h dash डिवाइडेड बाई यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच का डिस्टेंस v। क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखिए, क्योंकि ये साइज बहुत छोटा है, ऑलरेडी कंसीडर्ड है, बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा साइज है तो बीटा छोटा होगा, और स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा लगभग बराबर होगा किसके? tan बीटा के, एंड दैट इज इक्वल टू h बाई यू। तो चाहे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, चाहे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से करेंगे। क्लियर है? पर जब जनरली फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ अल्फा की जगह h बाई डी था, तो यहाँ बीटा की जगह h बाई यू ले लिए। इससे क्या फायदा हुआ? h और h दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। अब हमको निकालना है क्या? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m equals to the visual angle formed by the final image of the instrument, final image formed by the instrument, and visual angle formed by the object without any instrument, यानी बीटा बाई अल्फा का रेशियो। तो बीटा हो गया h बाई यू, अल्फा हो गया h बाई डी। एच एच कट गया, क्या आया? डी बाई यू। सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया डी बाई यू। अब आप एक बात देखिए कि इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर कैसा लेना चाहिए था? छोटा लेना चाहिए था कि बड़ा लेना चाहिए था? अपर्चर छोटा लेंगे। अपर्चर कैसा लेंगे? छोटा लेंगे, ताकि ये हाइट नेग्लेजिबल रहे, तो हम इस हाइट को छोटा कंसीडर कर सकते हैं। तो बीटा और अल्फा tan बीटा और tan अल्फा के बराबर हो सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखे थे? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो हमारा ये U था, है ना? अगर F ज्यादा होगा
तो यू भी ज्यादा हो सकता है, और अगर यू ज्यादा हो सकता है तो मैग्नीफाइंग पावर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, स्मॉल फोकल लेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल फोकल लेंथ होना चाहिए, ध्यान रखना है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो हमारे m का फॉर्मूला क्या है, डी बाई यू। ठीक, कुछ अगर इसको सेट करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? अब देखिए दो स्पेशल केसेस हैं इमेज के, फाइनल इमेज के दो स्पेशल केसेस हैं जो आपको हमेशा हर बार क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले फॉर रिलैक्स्ड आई, कैसी आई, रिलैक्स्ड आई। जब हम आपको बताए थे, जब आई पढ़ा रहे थे, कि जब आई से हम दूर देखते हैं तो हमारी आंखों में कोई हमारी मसल्स में, सिलेरी मसल्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, यानी आंख एकदम रिलैक्स होती है। इसलिए पढ़ते समय भी हर 10, 20, 25 सेकेंड के बाद, यानी मान के चलिए 1-2 मिनट के बाद आपको एक बार पूरी आंख उठा के दूर देख लेना चाहिए। दूर मतलब ऐसे पूरा आंख रिलैक्स कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर पढ़ना चाहिए। इससे आंखों में कभी भी स्ट्रेन नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा। तो अगर रिलैक्स्ड आई है तो फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे। रिलैक्स्ड आई के लिए फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे। अब अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, ये तो लेंस का फॉर्मूला है, ये क्या है, लेंस का फॉर्मूला है। अब इस लेंस फॉर्मूले में हम अपने हिसाब से वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो 1/f, f पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की बात हो रही है। v की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे जो होगा लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। 1/f इज इक्वल टू क्या आया, 1/u। इसका मतलब जो हमारा m था d/u, वहां आप क्या लिख सकते हैं, m क्या था, d/u। तो m कैन बी रिटन एज d/f। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मिनिमम होना चाहिए। स्मॉल क्यों लिए थे, क्योंकि जब f स्मॉल होगा तो कैपिटल M की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। अब ध्यान रखिए कि जब रिलैक्स्ड आई है तो आंख पे कोई तनाव है, नहीं है। आंख पे कोई तनाव नहीं है तो मैग्नीफाइंग पावर कैसा होगा, चेक करिए। U को आप ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। अभी कहाँ रखा हुआ है, F पर। यहां से यहां तक कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अभी रखा कहाँ हुआ है, F पे, यानी मैक्सिमम वैल्यू पे रखा हुआ है। यानी U का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, F है। तो अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये हमारा मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। ये क्या है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब मिलेगा, रिलैक्स्ड आई के लिए मिलेगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा m इक्वल टू d/f। क्लियर है, ये क्लियर हुआ? और ऐसे भी आप शॉर्ट कट याद रखिए कि सिंपल, जब आप रिलैक्स होके देखना चाहेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। भाई एक चीज आपको अच्छा मिलेगा, एक चीज खराब मिलेगा। अगर मैग्नीफाइंग पावर कम ले रहे हो तो मजा आएगा, रिलैक्स रहेगा, आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा करना है तो रिलैक्स्ड आई होना चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रेस होना चाहिए, स्ट्रेनफुल होना चाहिए। तो रिलैक्स्ड आई के लिए फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू d/u इक्वल टू d/f। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम तो, मिनिमम तो पता चल गया, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, जब ये v यानी ये इमेज कहां बना हो,
तो सबसे बड़ी इमेज हमको कोई चीज की कब दिखाई देती है? जब वो चीज का जो फाइनल इमेज है, यानी हम यही तो देख रहे हैं, तो ये हमारी आंखों के नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। कहाँ बने? इस नियरेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि के निकटतम बिंदु पर जब बनेगा तो हमको ये चीज कैसी दिखाई देगी? एकदम बड़ी सी दिखाई देगी। तो अगर मैग्नीफाइंग पावर बड़ा करना है तो हमको इमेज कहाँ बनाना पड़ेगा? लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि हमारे नियर पॉइंट पर बनाना पड़ेगा। तो दूसरा केस हो सकता है when image is formed at near point of eye। ऐसे केस में आंख पर जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन वो कैसा होगा? स्ट्रेन्ड होगा। कैसा होगा? स्ट्रेन्ड होगा। हिंदी में कह सकते हैं तनावपूर्ण होगा। आंखें कैसी होंगी? टेंस्ड होंगी, तनावपूर्ण होंगी। ठीक है, तो तनावपूर्ण आंख के लिए नियर पॉइंट पर इमेज बनना चाहिए। उस केस में v की वैल्यू हमारी कितनी हुई? d के बराबर। लेकिन हम कैसे लेंगे? माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों? क्योंकि इसी तरफ इमेज बना था, आंख के सामने ही तो इमेज बना है, तो निगेटिव में लेंगे। अब जब निगेटिव में ले रहे हैं तो हम फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएं। लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ऑफ डी प्लस माइनस 1 बाई निगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा। वैल्यू पुट किया क्योंकि फॉर्मूला यहां लिखे थे। क्लियर है? सो 1 बाई एफ, ये माइनस 1 बाई डी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई यू। सो 1 बाई यू कैन बी रिटन एज 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। ठीक है? और अगर हम m की डेफिनेशन में, m का डेफिनेशन क्या था? d बाई यू। अगर ये वैल्यू यहाँ उठा, ये वाली वैल्यू इसमें रखें तो हमारा क्या मिलेगा? m इक्वल्स टू d इन ब्रैकेट 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। अगर हम इस d को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लें तो हो गया d और d कट के हो गया 1 प्लस d बाई एफ, यानी हमारा आंसर कितना है? d बाई एफ प्लस 1। m का फॉर्मूला आया d बाई एफ प्लस 1। d बाई एफ क्या है? d बाई एफ तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर था, उससे एक ज्यादा। यानी अगर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर 3x है तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा? एक ज्यादा, यानी 4x जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग अब जनरली होता क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, उसका भी फोकल लेंथ कैसा होगा? स्मॉल होगा। स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का लेंस यूज करते हैं। एपर्चर माने क्या होता है? द्वारक होता है। अब अगर स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का लेंस यूज करेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जो लेंस है इसका मैग्नीफाइंग पावर d बाई एफ ये तो बढ़ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि जब हम f की वैल्यू बहुत छोटी कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक हो जाता है, उसके इसमें सफिशियंट लाइट नहीं आ पाती, और जब सफिशियंट लाइट नहीं आ पाएगी तो इमेज की क्वालिटी जो होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इमेज, वो अच्छी नहीं होगी, वो इमेज ब्लर्ड हो जाएगा। जैसे आपके इमेज पुराने कैमरे में फोटो खींचते थे ब्लर्ड रहता था जब जूम करते थे, वैसे ही तो इमेज जो है वो इंटेंस नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए जनरली हम सिंपल माइक्रोस्कोप के हेल्प से कभी भी बहुत क्लियर इमेज, खासकर बहुत स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट, जैसे सेल का इमेज आपको देखना है, सेल माने वो माइक्रो सेल, बॉडी वाला सेल, लिविंग बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक वाला सेल, अगर हम उसको देख रहे हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप से वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम? सवाल कैसे बन सकता है? आपको फोकल लेंथ दे देंगे मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछ सकते हैं, या उल्टा कर सकते हैं, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर दे देंगे, आपको फोकल लेंथ पूछ लेंगे, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर दे देंगे, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर दे देंगे, फोकल लेंथ पूछ लेंगे। क्लियर है? तो इस पे कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। कभी कभी
आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। क्लियर है? तो हम लोग अगली क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।